जिस देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि कभी सिख प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मुसलमान राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं होता था। अब देश में बीजेपी की सरकार है, हिंदू खतरे में है पिछले 7-8 साल से। हिंदुस्तान खतरे में आ गया पिछले 7 साल से। तमाम भारतवर्ष की आधी से ज़्यादा आबादी कन्फ्यूज है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी जो चीज़ें हो रही है बस डंडे के जोर पे हो रही है, पुलिस प्रशासन के जोर पे हो रही है, बस एक नियम के दायरे में आपको बांध दिया जाता है। एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने बोला सर श्मशानों में चिताओं की ढेर लगी हुई है। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, 10-20% बढ़ गया होगा, 2-4% बढ़ गया होगा। चिताएं पहले भी जलती थी, पहले फ़ोटो और वीडियो नहीं आते थे, अभी फ़ोटो और वीडियो आते हैं। जो अपर मिडिल क्लास के कुछ लोग हैं वो 10 से 2 दिन 4 दिन पहले बेड पकड़ के ऑक्सीजन समेत अपने आप को सेफ जोन में रखे हुए हैं, वो फिट है। अभी हॉस्पिटल प्रशासन को इसके लिए बहुत सारी कवायद करने की ज़रूरत पड़ गई थी कि कैसे इन लोगों को कोरोना निगेटिव अगर घोषित हो जाता तो इन लोगों को कहा जाए कि भैया आप अपना यहाँ हॉस्पिटल से अपना मेहमान खाना उठाइए और आप घर जाएं। आज से 20 दिन पहले वैक्सीन कोई छू नहीं रहा था, लोग वैक्सीन के बारे में अफवाह से ग्रसित थे। जैसे ही ये दहशत आई कि दूसरी लहर कोरोना पाए जा रहे हैं, तो फिर वैक्सीन का टोटा पड़ गया। विकास, मैं एक बात बताता हूँ, एक ये अखबार में एक मैंने देखी, डर का वायरस बढ़ा रहा तनाव, केस 1 और केस 2 की चर्चा है यहाँ पे। 12 दिन पहले पटना एम्स में पोस्टल पार्क के निवासी 37 कुमार के दिवाकर की मौत हो गई, और जब उसका पूरा जांच हुआ ना वो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, लेकिन उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे। और उससे घर फैमिली से जब रिसर्च हुआ तो उसमें पता चला कि रात भर वो आदमी सो नहीं पा रहा था। उसको लगता था मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, घर में नहीं मिलता था, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आपकी आधी एनर्जी नंदीग्राम पे भी लगी, आप 3 से 76 पे चले गए, अच्छी बात है, वो जाएंगे ही, लोग खुश भी हो रहे हैं। और खुश होने का क्या करिएगा, देश में तो कांग्रेस भी खुश हो जाती है। देश में कांग्रेस खुश हो जाती है तो बीजेपी के समर्थक 3 से 76 जाने पर खुश हो रहे हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। कांग्रेस की खुशी होगी, कारण समझ में नहीं आता, लेकिन उसके लोग भी खुश हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये लोग सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं या कोई सड़क छाप लोग हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन होता है, और उसका एक नमूना बंगाल में भी दिखा। वो उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट की ममता ने, वो दीदी वाला, वो जो जिसको छिछोरा टाइप की बातें कही गई कि ये तरीका ठीक नहीं। कल तक लाखों लोगों के बीच में शाह जी और मोदी जी और जो भी लोग या ममता जी या कोई भी लोग, ऐसा नहीं कि शाह मोदी कर रहे थे और ममता जी घर में बैठी हुई थी, तो वो जो भी लोग थे वो सारे कल तक लाखों लोगों के साथ 5 दिन पहले तक वो कांड कर रहे थे। तो कोई बात नहीं है, और कल का वो सेलिब्रेशन पे ऑब्जेक्शन हो गया, अलग बात है। कल बंगाल प्रशासन ने, कल चुनाव खत्म हुआ है और कल रातों रात घोषणा किया है कि सारे जिम, बार, स्पोर्ट्स क्लब ये सारे कल बंद किए गए हैं। परसों तक बंगाल में सब खुला हुआ था, परसों तक बार खुली हुई थी, जिम खुला हुआ था, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स खुला हुआ था। प्रधानमंत्री की रैली होती है या किसी की रैली होती है तो देखते हैं कि अरे वो तो बड़ा वो स्टील, आजकल लोहे का 2 मिनट में वो पंडाल बन जाता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसके लाखों रुपए पेड किए जाते हैं। ज़रूरत है 15 दिन के लिए हम 500, 100, 200, 150, 500, 1000 बेड का अगर हम टेम्पोररी कोविड हॉस्पिटल या कुछ भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स अगर क्रिएट कर पाते तो शायद हम लोग ये नहीं कर पाए। पब्लिक घर से अपने मन से मोदी जी को देखने नहीं जाती है, उसको साधन दिए जाते हैं। भाई साहब, अपना बाइक लगा के, क्या आपको लगता है कि 1 लाख लोगों की रैली होती है तो 1 लाख लोग अपने साधनों से, गाड़ियों से जाते हैं वहाँ पे? अगर कोरोना है और कोरोना से बचाए रखना है तो घनघोर पाबंदियों के साथ उसको अच्छे से फॉलो करते हुए आप संस्थाओं को भी खुलवाइए, बच्चों को जीने दीजिए, बच्चों को लड़ने दीजिए, बच्चों को सीखने दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और हम आपके साथ बीजे विकास। पूरा देश अभी कोरोना महामारी के दूसरे लहर से जूझ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और चुनौतियां सरकार के सामने हैं। ऑक्सीजन की किल्लत दिख रही है, दवाइयों की किल्लत दिख रही है और मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लॉकडाउन की मांग हो रही है तमाम राज्यों में, वो हम बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें या अन्य राज्य जो ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ हर जगह संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से चरमराएगी। शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही चौपट हो चुकी है पिछले 1 सालों से, और उस पर भी और असर पड़ेगा। लेकिन इन हालातों से कैसे देश उभरेगा, कैसे हमारा राज्य उभरेगा और कैसे यहाँ के लोग फिर वापस उसी ढर्रे में वापस आ पाएंगे, सड़क पे आ पाएंगे, 24 घंटे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी पाएंगे, इस संबंधी सारे सवाल और सारे मिथ जो चल रहे हैं, खास करके कोरोना वायरस को लेकर के भी कि कोरोना है या नहीं है। कुछ डॉक्टर्स की वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है जिसमें भी बताया जा रहा है कि 85% से अधिक मरीज घर में बैठे भी इलाज कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का सार, तथ्य और फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी डॉक्टर विजय रंजन जी हैं जो अपने विचारों के लिए अक्सर देखे जाते हैं, और इनके विचार फिर हम इस विषय पर लेंगे और अभी ज़रूरी क्या है इसको लेकर पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी। सर, पहला सवाल कि कोरोना का जो दूसरा लहर है,
शुरू हो चुकी है। लगभग 10-15 दिनों से लगातार क्रिटिकल बनाया जा रहा है सिचुएशन, और मीडिया की खबरें हों या स्थिति है, जो फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। लगातार कोरोना मरीजों की मौत हो रही है, एक परिवार में कई लोग मर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या इसका समाधान कैसे होगा? कब लोग इससे निजात पा पाएंगे? कब सामान्य स्थिति बन पाएगी? एक बार फिर से DTW के दर्शकों को और ऑडियंस को हम भी एक बार उनका स्वागत करते हैं। और ये बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, करीब 1.5 साल से ऊपर होने को आए भारत में, और जो भी लोग इसके पीछे, जो नीति नियंता लोग हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, जो हमारे देश को लीड कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, काफ़ी धुरंधर्स हैं। अभी तो बिहार में ये बातें आनी भी शुरू हो गई है कि भाई मेडिकल से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उसका ओरिजिनल सलाह कौन देंगे? क्या वो जेन्युइन IAS ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे कि देश को कैसे चलना है, या वो लोग डिसाइड करेंगे जो पिछले 10, 20, 25, 30 सालों से मेडिकल के लाइन के पुरोधा हैं, उनको पता होता है। और सारी गफलत वहीं से क्रिएट हो रही है भारतवर्ष में। पहले दिन से जब आप आते हैं, रातों रात लॉकडाउन की घोषणा करके चले जाते हैं। आप समझ नहीं पाए कि भारत का समाजशास्त्र क्या है, भारत का 80% आबादी जो भारत की है उनकी अर्थशास्त्र का क्या हालात है। और उस टाइम पे आपने एटेंडम लॉकडाउन किया तो भारत की सड़कों पे वितृष्णा देखी, पूरे देश में माइग्रेंट्स लोगों का जो पलायन दिखा, रातों रात सारे नियम कानून को धत्ता बताते हुए, सारे लॉकडाउन को तोड़ते हुए। तो और इस बार सरकार ने, अब ये तो एक अलग विषय भी है कि कुछ लोगों का कहना है कि भैया जब आप अगर विजय प्राप्त कर भी लिए थे तो आपने इस पे आपने सुविधाओं को क्यों नहीं बढ़ाया, अपनी हॉस्पिटैलिटी को क्यों नहीं ठीक किया। हमारे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, वही सारी कहानियाँ वहीं की वहीं रह गई। थोड़ी सी आपकी टेस्टिंग बढ़ी, और जैसे ही टेस्टिंग बढ़ी तो फिर से वही रोना, चीखना, चिल्लाना, फिर से मीडिया का वही गेम आया कि भाई ऑक्सीजन नहीं है तो वेंटिलेटर नहीं है, तो बेड नहीं है, तो व्यवस्थाएँ नहीं हैं। और उसमें थोड़ी बहुत 50% डॉक्टर्स की टीम। अभी आप एक देखोगे सोशल मीडिया पे बड़े अजीब गरीब तरीके से एक चीज़ वायरल होती है कि गांव में जिसको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, उनके ऊपर ही शायद आधी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी चली गई है। जेन्युइन जो क्लिनिक्स होते हैं इस बार थोड़े बहुत खुले हुए भी हैं। पिछले साल तो मार्च में सारे लोग ऑटोमेटिकली सब कुछ बंद करके भाग गए थे। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं कि एक तरफ जब सरकार 5 या 10 दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन अपने ऐड में या कहीं भी बोलते हैं कि ये पैरासीटामोल ले लो, या विटामिन C ले लो, या विटामिन B कॉम्प्लेक्स ले लो, या ये ले लेना है। एक तरफ जो पहले भ्रांति आई थी कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक वायरस है, यहाँ पे इतना देर होता है, लोहे पे इतना देर होता है, बॉडी पे इतना देर होता है, नाक से घुसता है, तो यहाँ से तो ये ठीक है, मेडिकल के जो विशेषज्ञ हैं ये उनका सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ कई डॉक्टर्स का हमने सुना है पिछले 10-15 दिनों में, ये बहुत सारी बातें आपने देखी होगी, उनके वीडियोज, उनके वक्तव्य वायरल हुए हैं। जैसे रणदीप गुलेरिया की बातें आई है, अभी एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं KK अग्रवाल की बातें आई हैं सामने कि कुछ डॉक्टर्स का कथन है कि मास्क तो आपको ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट आप जो छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हो वो फिर आप ले रहे हैं, या वायरस, या बहुत सारे लोगों को सफोकेशन की समस्या है मास्क से। बहुत सारे लोगों को, जैसे हमारे आपके जैसे लोगों के लिए अगर अभी हम मास्क लगाए होते चश्मा, तो फिर वो सारा भाप आँख में चला जाएगा, हम आप बात ही नहीं कर पाएंगे। मसला ये है कि वायरस होगा, वायरस खतरनाक भी हो सकता है और वायरस से जान, लेकिन अभी तक जो सीन दिख रहा है, अगर आप ईमानदारी से देखो तो कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं। लोग सरकारी अनियमितता, सरकारी कुव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर हालत, जिसमें हम साल 1.5 साल में हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि सरकार ने 1.5 साल में हमको इटली क्यों नहीं बना दिया, या हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को नंबर 1 पे क्यों लेके गया। इतना आसान नहीं होता है ये, लेकिन सोचना पड़ता है। एक तरफ जब बंगाल में रैलियां हो रही थी तो बड़े बड़े हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली होती है या किसी की रैली होती है तो देखते हैं कि अरे वो तो बड़ा बड़ा वो स्टील, आजकल लोहे का 2 मिनट में वो पंडाल बन जाता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसके लाखों रुपए पेड किए जाते हैं। ज़रूरत है 15 दिन के लिए हम 500, 100, 200, 150, 500, 1000 बेड का अगर हम टेम्प्रोरी कोविड हॉस्पिटल या कुछ भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स अगर क्रिएट कर पाते तो शायद हम लोग ये नहीं कर पाए। तो हमारे हिसाब से कोरोना को लेके सरकार के जरिए और जिस तरीके की भ्रांतियां सामने आती है, तमाम भारतवर्ष की आधी से ज़्यादा आबादी कन्फ्यूज है
कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी जो चीज़ें हो रही है बस डंडे के जोर पे हो रही है, पुलिस प्रशासन के जोर पे हो रही है, बस एक नियम के दायरे में आपको बांध दिया जाता है कि इतना ये कब तक होगा इसका? कोई संभावना तो लोग देखे, जैसे कि लोग उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह में कुछ कंट्रोल होगा, जैसे पिछले बार कोरोना का हुआ था कि कांस्टेंट समय के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा था, या तो सरकार का जो नीति नियम रहे उस अनुसार देखा जाए। तो अभी की जो हालात है वो कब तक हंसी आ जाती है। हंसी ऐसे घड़ी दुखद है और आ रही है हंसी कि अगर सरकार के माइंडसेट से चलो और जिस तरीके से भारत की राजनीतिक और सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था होती है और जिस प्रकार से मीडिया कभी कभी उसके हिसाब से अपना प्रिस्क्रिप्शन देती है, तो उस हिसाब से तो ये अभी 20-21 चल रहा है, आप 22-23-24 भी मान के चलो। और इमेजिन करो कि हर साल संधि काल में या मौसम चेंज करने वक्त में आप जब जब टेस्ट बढ़ाओगे तो कोरोना हमें पहले दिन से ही कोरोना की टेस्टिंग वगैरह पे बहुत सारा डाउट है कि आप कोरोना घोषित करके। और सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से कोरोना के साथ जो सबसे निगेटिव चीज़ हुई है कि ये जो बार बार एक दहशत क्रिएट किया जाता है कि कोई लाश उठाने वाला नहीं होगा, कोई लाश छूने वाला नहीं होगा, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। बीच में फिर ठीक ठाक हुआ था। इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर का परिचय आया तो फैमिली के लोग जो थे वो अपने लोगों के पास रह रहे थे, हॉस्पिटल में थे, जा रहे थे, आ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और लेकिन फिर से एकाएक लास्ट मोमेंट में ये हुआ कि मतलब लोग अभी एनएमसीएच की बात सामने आई है, बहुत सारे भारतवर्ष के हॉस्पिटल्स की ये बात आई है कि बॉडी मतलब लास्ट पेशेंट मर चुका है और उसको जो देखने वाले थे, जो उनके अटेंडेंट थे, वो कहीं नज़र अब आ नहीं रहे हैं। मजबूरन फिर प्रशासन को या हॉस्पिटल वाले को उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। 2-3 चीज़ें हैं हमारे हिसाब से। मैं शुरू से क्लियर हूँ कि आप नियमों के दायरे में बांध के या लॉकडाउन का डिमांड करके, अगर ठीक है सारे लोगों का डिमांड है 15 दिन का लॉकडाउन है, तो ऐसे भी चीज़ें लॉक ही है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कुछ, और किनके इनकम बचाए जा रहे हैं, किनके क्या बचाए जा रहे हैं मुझे नहीं पता। आम आदमियों का ज़िंदगी ऐसे भी दूभर है। आप 15 दिन करके भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरा मानना ये है कि जब पिछले साल मार्च अप्रैल में रैंडम लॉकडाउन हुआ था, जब सारी दुनिया में से आधी लोगों को ये खुशी हुई थी कि चलो इसी बहाने महीना 2 महीना हम अपने घर परिवार के साथ बिता लेंगे, उस टाइम में भी सिस्टमेटिकली और नियम तह तरीके से जो लॉकडाउन का जो पर्पस होता है वो उस टाइम में भी इतने बड़े देश में पूरे तरीके से पालन नहीं हुआ था। तो आप तो आज बोल रहे हो लॉकडाउन कर दो, कल को ये भी बोल सकता है कि सेना के हवाले देश को कर दो, पुलिस प्रशासन से नहीं होगा। कल को ये भी बात आ सकती है कि सेना के हवाले कर दो, पुलिस प्रशासन से नहीं होगा। वो थोड़ा तो बहुत गियर उनका बदल ही जाता है, वो वसूली गियर ज़्यादा हो जाता है, मास्क पहनाना कम हो जाता है। अब कहीं भी एवरी डे 4-5 कहानियाँ निकल के आ जाती है। आज कल का एक किस्सा है कि एक बंदा बोल रहा है कि हमसे 5,000 रुपया लिया गया और जब हम अपनी बहन को फ्लाइट से 9 बजे बंगलोर की फ्लाइट से पटना से रिसीव करके अनिसाबाद छोड़ के मैं अपने घर जा रहा था। और तो कल का, आज के अखबारों में आपने देखा होगा कल का है। तो यहाँ मसला है कि ये चीज़ें अगर इसी तरीके से चलती रही तो बहुत लंबी जाएगी और इसमें सरकार और सरकारी लोगों को बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं आता है, उनका बहुत नुकसान नहीं होता है, पीसी जाती है आम जनता। और सबसे ज़्यादा जो बर्बाद हो रही है देश में लोअर मिडिल क्लास की अर्थव्यवस्था, और जो युवा पीढ़ी है, जो किशोर पीढ़ी है, उनकी पूरी की पूरी शिक्षण व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। और कल्पना करके सिहर जाते हैं कि अगर मान लो 2-4-5 साल तक ऐसे ही रहा तो क्या ये जो 15, 16, 17, 18, 19, 10 से लेके 20 के बीच में जो 10 से 15 से लेके 15 से 20 से 25 20 के बच्चे जो उम्र के हैं, क्या उनकी पढ़ाई इसी तरीके से ऑनलाइन की नौटंकी के जरिए चलती रहेगी? और फिर यही जो आज 15-20 साल के लड़के हैं, वही 20 साल के बाद देश के भविष्य होने वाले हैं। इनके ज्ञान का लेवल का क्या होगा? आप कोरोना है, कोरोना को ख़त्म करो, कोरोना है नहीं है वो मेरा बहस का विषय नहीं है। आपको जो प्रोटोकॉल लगाना हो, चीज़ों को लॉकडाउन करना, ये कहीं ना कहीं दहशत, भय और कहीं ना कहीं वो मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों से जब भागते हैं तो आपको कहने के लिए मिल जाता है कि लोग मानवे नहीं करता है तो हम लोग क्या करें। सर, आप जिम्मेदारियों से भागने की बात आप कहे हैं और इससे आमो खास सभी प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और तो क्या केंद्र सरकार, मोदी सरकार हो या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो, इसके खिलाफ जो आक्रोश अगर पब्लिक में है, जो अगर हम कहें ग्राउंड रिपोर्ट की बात, पब्लिक में ये जो घटनाक्रम हो रहा है कोरोना पेंडेमिक को लेकर के, तो पब्लिक में आक्रोश जो बन रहा है वो क्या कहीं वोटिंग में तब्दील होगी, इस पर भी असर पड़ेगा? खैर अभी ये सब सोचने का तो मेरे विचार से किसी भी पॉलिटिकल आदमी, हाँ कुछ जैसे विरोधी दल वगैरह हैं वो शायद यहाँ पे भी अपना सरकार जैसे नाकाम हो पा रही है स्वास्थ्य सुविधाओं पर,
स्वास्थ्य सुविधा हो या आईसीयू हो या वेंटिलेटर हो या रेमडेसिविर दवाई हो या अन्य जो भी दवाइयाँ हो, जो दवाई सरकार अखबारों में लिख करके दे रही है वो दवाइयाँ नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में अगर एक आम वोटर जो एनडीए का वोटर हो, बीजेपी का, जदयू का वोटर हो, जिसने अपनी वोट से सरकार बनाया है, अगर वो सर अगर मेडिकल शॉप पे जा रहे हैं, अगर वो लिस्ट दे रहे हैं दवाई देने के लिए, वहाँ पर अगर दवाई उनको नहीं मिल पा रहा है, अगर वो ब्लैक से लेते हैं तो महंगी कीमत पे लेते हैं, तो क्या इससे सरकार की स्थिति पर असर पड़ेगा आने वाले समय में? इस पे तो दो बात है। एक, आप जब एक तरफ पहले वायरस की दहशत को बढ़ाते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने के हिसाब से आपके डॉक्टर्स आके या एम्स के निदेशक आके बोल देते हैं कि रेमडेसिविर की तो ज़रूरत ही नहीं है। के अग्रवाल आके बोल देते हैं कि देखो 85% केस तो घर में ही ठीक हो जाएंगे, 15% लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो फिर सवाल उठता है कि जो हॉस्पिटल्स के बेड हैं, जो ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, उसको किसने कवर अप कर रखा है? तो शहरों से कुछ चीज़ें बड़े बड़े शहरों से निकल के आई कि जो अपर मिडिल क्लास के कुछ लोग हैं वो दहशत से 2 दिन 4 दिन पहले बेड पकड़ के ऑक्सीजन समेत अपने आप को सेफ जोन में रखे हुए हैं, वो फिट है। अभी हॉस्पिटल प्रशासन को इसके लिए बहुत सारी कवायद करने की ज़रूरत पड़ गई थी कि कैसे इन लोगों को कोरोना निगेटिव अगर घोषित हो जाता तो इन लोगों को कहा जाए कि भैया आप अपना यहाँ हॉस्पिटल से अपना मेहमान खाना उठाइए और आप घर जाएं। तो हो सकता है उसकी वजह से भी। दूसरी बात, ये बड़ा विशाल प्रश्न है कि 135 करोड़ के देश में जहाँ पे पिछले 70 साल में कभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा 1 नंबर पे तरजीह नहीं दी गई। ऐसा नहीं कि इस सरकार में ऐसा हो रहा है, ये कभी भी नहीं दी गई। वहाँ पे आप रातों रात एक कोरोना के अटैक से, तो इस बार हम लोग को सचेत होने का मौका मिला था। बहुत सारे खर्च सरकारों के दूसरे तीसरे मदों में जाते हैं, हर सरकार की दिखती है, क्या दिल्ली, क्या बिहार, क्या भारत सरकार। हर सरकारों के फालतू खर्चे विज्ञापन से लेके तामझाम से लेके अलाय बलाय में चला जाता है। तो उन चीज़ों को साल 1.5 साल में भी किया गया था। अभी भी आने वाले टाइम में अगर हम कोरोना की भयावहता से या कोरोना की दहशत से बचना है या कोरोना की जो मार पड़ रही है, मैं तो हमेशा से वो मौतों को या वो सब चीज़ों को मैं खारिज करता आया हूँ। अभी मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने बोला सर श्मशानों में चिताओं की ढेर लगी हुई है। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, 10-20% बढ़ गया होगा, 2-4% बढ़ गया होगा। चिताएं पहले भी जलती थी, पहले फ़ोटो और वीडियो नहीं आते थे, अभी फ़ोटो और वीडियो आते हैं। और चूंकि एक दहशत है तो आप श्मशानों में वो क्या करता है, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करता है, तो वो एक फ़ोटो बाहर तक आ गया। और उसमें भी अभी ढेर सारी फ़ोटोज़ और ढेर सारी वीडियोज़ की सत्यता की जाँच होनी बाकी है कि हर वो न्यूज़ जो अखबारों में या टीवी पे देखा जा रहा है क्या वो सच है, इसकी गारंटी आज के डेट में कोई नहीं ले सकता। सबसे बड़ी बात तो ये अब कोरोना को अब डर का वायरस एक देखो, आज एक विकास, मैं एक बात बताता हूँ। एक ये अखबार में एक मैंने देखी, डर का वायरस बढ़ा रहा तनाव, केस 1 और केस 2 की चर्चा है यहाँ पे। 12 दिन पहले पटना एम्स में पोस्टल पार्क के निवासी 37 कुमार के दिवाकर की मौत हो गई। और जब उसका पूरा जांच हुआ, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे। और उससे घर फैमिली से जब रिसर्च हुआ तो उसमें पता चला कि रात रात भर वो आदमी सो नहीं पा रहा था। उसको लगता था मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, घर में नहीं मिलता था, अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। तो मानसिक रूप से। दूसरा केस भी है आपको कोयरी टोला निवासी के 28 साल के निशांत कुमार की मौत। ऐसे ढेर सारे केसेज की जानकारी है। ये एक अच्छी पत्रकारिता है कि बीच बीच में आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन समस्या भारतीय थोड़ी सी अशिक्षित जनता के पास आके समस्या वहाँ पड़ जाती है कि जब आपको दहशत का मतलब, जब दहशत खौफ आपको दिखाया जा रहा है, तब तो आप इतना रूल तोड़ रहे हैं, तब तो आप इतना प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। जब अगर हमारे जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं, मानवीय संवेदनाओं की बातें करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि घर में एक आदमी को आप सबसे काट दीजिए, एक घर में 5 मेंबर है, आप एक तरफ से बोलते हैं वेंटिलेटर वाली हवा चाहिए, एक तरफ बोलते हैं फिर कि हवा का आना जाना हो। 100 में 90 लोग एक घर में 4-5 बापूत रहते हैं, मतलब बड़े अजीब टाइप से रहते हैं भारतवर्ष में। जो ग्रामीण इलाके में है उनके लिए तो ठीक है, दलान है, दरवाज़ा है, फलाना है, चिलाना है। यहाँ तो शहरों में तो हर आदमी को बालकोनी भी नसीब नहीं होता है ठीक से, एक तो ऐसी हवा दूषित है। तो ये जो तमाम प्रोटोकॉल में जो एक प्रैक्टिकल समस्या है भारतीय जनमानस में या भारतीय सामाजिक शास्त्र को देखते हुए बहुत ही गंभीर समस्या है। चिंतित हम भी हैं, लोगों को लगता है कि नहीं ये तो चिंतित ही नहीं रहते, ये तो हमेशा सरकारी प्रोटोकॉल। मसला है कि उनका रवैया नहीं है, वो सिर्फ एक नियम थोप देते हैं, ऐसा होना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, और अपने मर्जी के हिसाब से मीडिया को बोलते हैं कि बाइट चलाओ, और दहशत के हिसाब से वो चाहे वो वैक्सीन निकालने की बात हो। अभी देखो आप, आज से 20 दिन पहले वैक्सीन कोई छू नहीं रहा था, लोग वैक्सीन के बारे में अफवाह से ग्रसित थे। जैसे ही ये दहशत आई कि दूसरी लहर कोरोना पाए जा रहे हैं, तो फिर वैक्सीन का टोटा पड़ गया। 1 मई से पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेट होना था, और 8 स्टेट छोड़ के किसी भी स्टेट में ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। कोई तो इसका जिम्मेवार होगा। सबकी जिम्मेवारी आप यही थमा देंगे कि चूँकि सिस्टम सब थका हुआ है, सब लोग लगा हुआ है, सब लोग अभी कोरोना कंट्रोल में लगा हुआ है, तो वो
वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बाधित हो गई, एक एक्स्ट्रा आफत आप पे आती है तो दूसरी चीज़ आपकी रुक जाती है। ये कहीं ना कहीं फेल्योरेंस है, ये कहीं ना कहीं फेल्योरेंस है। और डर को तो हटाना ही पड़ेगा। जो भी कोरोना से मर रहे हैं सर, वो कोरोना से नहीं मर रहे हैं, ये तो यकीन मानिए 2 चीज़ों से मर रहे हैं, 3 चीज़ें इसके पीछे कारण है। एक तो वही है कि अगर कोई क्रॉनिकल डिजीज़ है और आपका कोरोना, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि वो लंग को जाके इन्फेक्ट करता है या नाकों के जरिए, सांसों के जरिए, जो भी जैसे भी है, अगर वो जाता है इन्फेक्ट करता है तो उस हालत में तो रियली किसी का भी मरना वाजिब है और उसको बचा पाना रियली मुश्किल है भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए। लेकिन वो मर रहे हैं अपने क्रॉनिकल डिजीज़ की वजह से। पहले से डायबिटीज़ है, हार्ट है, उन सारी मौतों को इन लोगों ने गायब कर दिया। पिछले 1.5-2 साल से आप देखोगे कि बाकी मौतें भारत में बंद हो गई। मैंने कई बार लोगों को बताया कि भैया 4-5 लाख आदमी तो इंडिया में टीबी और डायरिया से मर जाता है। टीबी, डायरिया, चमकी बुखार से 4-5 लाख आदमी भारतवर्ष में हर साल मरते हैं। रोहित सरदाना का भी केस है। हाँ, रोहित का भी केस था, हार्ट अटैक का ही केस था, बहुत सारे केस हार्ट अटैक है, ये तो कोई पेच है। और दूसरी बात, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको जो करना है करिए, लॉकडाउन करिए जो करना है, लेकिन कोरोना के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो गलत जानकारियां आप लोग ज़बरदस्ती फैलाते हैं, चाहे वो उस टाइम से शुरू करो, पिछले साल से तबलीगी वो लोहा, स्टील, ये वो नौटंकी जो भी चीज़ें आई थी, कमोड, लेट्रिन, बाथरूम, आप यहाँ तक बोले कि कमोड में इतना देर रहता है। और आपके सारे 100 में 90 क्वारंटाइन सेंटर्स पे भारत में हालत ये थी कि 50-50 आदमी एक स्कूल में या किसी भी कैंपस में पड़ा हुआ है और उसके पास लेट्रिन करने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। आपको पूरे बिहार में अगर गौर से देखेंगे तो 10 सेंटर आपको एक मॉडल सेंटर के तौर पे निकल के आएगा, कोविड सेंटर। जैसे आपके मधुबनी जिला में ग्रामपट्टी है, मतलब बड़ा मॉडल तौर पे निकल के आएगा। ठीक है, अगर सरसरी निगाह से अगर उसको गंभीरता से जांच करोगे तो उसमें भी ढेर सारा पेंच आपको दिखेगा। तो चीज़ें जिस प्रशासन और जिसके आधार पे आप ख़त्म करना चाहते हैं, उस सिस्टम में जो घून लगा हुआ है, उसके चलते कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा है। तो कोरोना तो ख़त्म हो सकता था। इन सारी नाकामियों या चुनौतियों के बीच बंगाल का चुनाव का परिणाम आया। बंगाल की तरफ सबकी निगाहें थी, हालांकि अन्य राज्यों में भी चुनाव थे, लेकिन बंगाल की तरफ सबकी निगाहें इसलिए भी थी क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार वहाँ पे कोरोना के समय में भी, जब पूरा देश एक तरह से त्राहिमाम कर रहा है, तो कोरोना कैरियर बने घूम रहे और वहाँ पर वो घूम रहे थे, परिणाम आई और बीजेपी को मुँह के खानी पड़ी। हालांकि बीजेपी ने परिणाम बेहतर दिखाया है, और लेकिन सरकार ममता बनर्जी के वहाँ पे बनती हुई बन रही है। इस पे क्या करेंगे? ये परिणाम कोरोना के बीच आना और नाराजगी है कोरोना को लेकर के, जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। आप मीडिया वाले हो, आप चीज़ों को जैसे दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। कल तक उन रैलियों पे कोई चर्चा नहीं कर रहा था, और परसों से सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो जो 10 आदमी जो कल कूद फान कर रहा होगा, पटाखा उटाखा फोड़ रहा होगा, वो ऑब्जेक्शनेबल हो गया। कल तक लाखों लोगों के बीच में शाह जी और मोदी जी और जो भी लोग, या ममता जी या कोई भी लोग, ऐसा नहीं कि शाह मोदी कर रहे थे और ममता जी घर में बैठी हुई थी, तो वो जो भी लोग थे वो सारे कल तक लाखों लोगों के साथ 5 दिन पहले तक वो कांड कर रहे थे। तो कोई बात नहीं है, और कल का वो सेलिब्रेशन पे ऑब्जेक्शन हो गया। और इसको मैं तो सिर्फ बिहार से जोड़ता हूँ कि क्या हम ये मान लें, मेरा क्वेश्चन है, हम किसी को आज अपना पहलू नहीं रख रहे हैं, मैं सिर्फ आम जनता के लिए, आम ऑडियंस के लिए सिर्फ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्या हम मान लें कि सितंबर में बिहार से कोरोना ख़त्म हो चुका था पूरे भारत से? और अगर कोरोना ख़त्म हो गया था तो चलो सितंबर और अक्टूबर में पूरे धमा चौकड़ी मची, 4 चरण 5 चरण, यहाँ पे भी बिहार में इलेक्शन हुआ, लाखों की भीड़ आई, क्या नीतीश, क्या तेजस्वी, क्या राम कर रहे हैं, चिराग पासवान, हर रैली, हर भीड़, मोदी जी हो, शाह जी हो, वो सारी भीड़ें भी तो घर में ही जा रही थी ना फिर वापस। और अगर ऐसा था, आप बोलेंगे कि अब देखो, अभी लोग मीडिया का फिर न्यूज़ कैसे आ रहा है कि बंगाल में एवरीडे 10,000 पाए जाने लगे। भैया तुम 5 दिन पहले टेस्ट नहीं कर रहे थे, अलग बात है। कल बंगाल प्रशासन ने, कल चुनाव खत्म हुआ है और कल रातों रात घोषणा किया है कि सारे जिम, बार, स्पोर्ट्स क्लब, ये सारे कल बंद किए गए हैं। परसों तक बंगाल में सब खुला हुआ था, परसों तक बार खुली हुई थी, जिम खुला हुआ था, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स खुला हुआ था। लोग तो वही लोग हैं जो यहाँ से चुनाव में जा रहे हैं। बिहार से कम हज़ारों लोगों की टोली वहाँ इलेक्शन में इंगेज थी, हर भांति के, मतलब सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, हर तरह के प्रोफेशनल लोग भी थे, बिजनेस पॉलिटिकल लोग भी थे और सोशल लोग भी थे, और वो आवाजाही कर रहे हैं। वो बिहार के टाइम में भी यही हुआ था, पूरे देश से बहुत सारे लोग यहाँ आके कैंपेन कर रहे थे और अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में वापस जा रहे थे। तो मुझे कोरोना, इलेक्शन, चुनाव आयोग की गर्मी, सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना, हाई कोर्ट का कुछ भी बोलना, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। मुझे कोई समझा तो दे, मुझे तो कोई समझा दे कि हाँ अगर ऐसा है तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि बंगाल में इसका मतलब मई के महीने, मई का खात्मा होते होते 2 ही बातें होगी, या तो बंगाल लाशों के ढेर पे खड़ा होगा
या तो पता नहीं जो वहाँ की नई सरकार होगी जो कि अब बन चुकी है, उस समय में मैंने बोला कि मुझे नहीं पता था कौन सी सरकार होगी, तो ये जो नई सरकार अभी बनने वाली है वो शायद 1 महीना में कोई करामात कर दे कि बंगाल में सारा चीज़ कंट्रोल हो जाए। तब ये करामात कौन करेंगे? चीज़ें कंट्रोल के महाराष्ट्र में हुआ, जिस महाराष्ट्र को आप गाली दे रहे थे, 2 दिन से मैं अखबारों में देख रहा हूँ कि वहाँ पे 40% केसें डाउन हो गई, 40% केसें डाउन होनी शुरू हो गई। हो सकता है 15 मई के बाद आपको देश में भी बहुत सारी केसें डाउन होनी शुरू हो जाए, आपके हर स्टेट में केसें डाउन होनी शुरू हो जाए, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों को फंसा के रखेंगे, खासकर एजुकेशन सेक्टर को तो आप बिल्कुल उलझा के रखोगे। ये सेशन ही पूरा खत्म हो गया ना? नहीं, पिछला सेशन खत्म हुआ। आप कैसे इन बच्चों को ज्ञान कैसे बिना एग्जाम का वो पढ़ाई कैसी, बिना स्कूल गए हुए पढ़ाई कैसी, बगैर कॉलेज, बगैर क्लास, बगैर लेक्चर, बगैर अपने वो यूनिफॉर्मिटी का पढ़ाई कैसी? बहुत मुश्किल है। सरकारों को सिंसियरली सोचना पड़ेगा और बहुत बैलेंस करना, दहशत को खत्म करना होगा। बंगाल के परिणाम को आप इन शॉर्ट में कैसा देखना चाहेंगे? बीजेपी को हार मिली वहाँ पर, कोरोना से हटके बीजेपी को हार मिलनी ही चाहिए थी मेरे विचार से। जो इनका सबसे बड़ा कंफ्यूजनिंग स्टेप था, जो कभी कभी अमित शाह और ये मोदी जी भूल जाते हैं, और कई बार हम लोगों ने पिछले 10 सालों में देखा है बिहार में, वो डीएनए से लेके और वो मतलब अजीब अजीब चीज़ें कभी कभी लोग बोल बैठते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये लोग सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं या कोई सड़क छाप लोग हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन होता है, और उसका एक नमूना बंगाल में भी दिखा। वो उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट की ममता ने, वो दीदी वाला, वो जो जिसको छिछोरा टाइप की बातें कही गई कि ये तरीका ठीक नहीं था, ये जुमला करके एक व्यक्तिगत गियर में लेके जाना चीज़ों को। तो जब ऐसे लोग बोलता है कि आप गोधरा से आए हैं या आप मोदी हैं, मतलब आपको और आपके टीम को या आपके कार्यकर्ताओं को या समर्थकों को बुरा लगता है, तो हो सकता है कि बंगाल के लोगों को भी ये चीज़ बुरी लगी हो, और थोड़ा सा शायद मुस्लिम ध्रुवीकरण और ये हिंदू मुस्लिम जिस चीज़ को लेके मोदी जी और शाह जी वहाँ पे गए थे, शायद वही उनके उल्टे पड़ गई। दोनों चीज़ें उल्टे पड़ गई। उनको लगा कि इससे दीदी घबरा जाएंगी। आपका सारा फोकस चला गया नंदीग्राम पे, आपकी आधी एनर्जी नंदीग्राम पे भी लगी। आप 3 से 76 पे चले गए, अच्छी बात है, वो जाएंगे ही, लोग खुश भी हो रहे हैं। और खुश होने का क्या करिएगा, देश में तो कांग्रेस भी खुश हो जाती है। देश में कांग्रेस खुश हो जाती है, तो बीजेपी के समर्थक 3 से 76 जाने पे खुश हो रहे हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। कांग्रेस की खुशियों के कारण समझ में नहीं आता, लेकिन उसके लोग भी खुश हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। तो थोड़ा इस चुनाव, देखो मैं यही बोलूँगा, बीजेपी को शायद वहाँ पे भी सरकार बनाने का टाइम नहीं था, लोगों का ममता बनर्जी में भरोसा था। तो एक बात बताता हूँ, जानते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जब हम लोग बोल रहे थे कि क्यों बंगाल में रैलियाँ हो रही है, जब सारी दुनिया बोल रही थी कि अगर कोरोना है तो रैलियाँ क्यों हो रही है, ये सुपर स्प्रेडर जोन क्यों क्रिएट किया जा रहा है, तो उस टाइम में कुछ लोग बोलते थे कि पब्लिक बेवकूफ़ है जो वहाँ जाती है। अब छोटी सी मैं पब्लिक आक्रोश पे बताता हूँ, सॉरी, कि पब्लिक बेवकूफ़ है जो वहाँ जाती है। नेता जाते हैं रैली करने के लिए, पब्लिक आए ही न तो। मैं उन तथाकथित बुद्धिजीवियों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या तुम्हें पता भी है कि एक रैली में और पब्लिक का क्या कनेक्शन होता है, कैसे उसके लिए बसें हायर की जाती है, कैसे उसके लिए लोगों को घर से उठा के पैसा दे के, जैसे भी हो, सॉरी, समर्थक हैं, वोटर हैं, आपके लिए लोग नंगा नाचने वाले भी लोग हैं, और आपके लिए लोग बंद कमरे में तालियां बजाने वाले भी आपके सपोर्टर हैं। लेकिन एक जो मास और एक जो मॉब और एक जो भीड़ क्रिएट करने का जो तरीका होता है, उसमें आप सिर्फ पब्लिक को दोषी बना दोगे। पब्लिक कैसे पहुंचती है? पब्लिक घर से अपने मन से मोदी जी को देखने नहीं जाती है, उसको साधन दिए जाते हैं भाई साहब। अपना बाइक लगा के, क्या आपको लगता है कि 1 लाख लोगों की रैली होती है तो 1 लाख लोग अपने अपने साधनों से, गाड़ियों से जाते हैं वहाँ पे? सर जी, बहुत बड़ा एक व्यवस्था का प्रश्न उठ जाएगा। वो फिक्स होती है, वो इस नेता को इतना भार दिया गया, इस आदमी को इतना, मंडल अध्यक्ष को इतना, पन्ना अध्यक्ष को इतना, ब्लॉक अध्यक्ष को इतना, सबको अपने अपनी भीड़ को दिखाना होता है, अपने अपने नेताओं को दिखाना होता है। छोटे नेता को एमएलए को दिखाना होता है, एमएलए को एमपी को दिखाना होता है, एमपी को मंत्री को दिखाना होता है, जिला अध्यक्ष को अपने प्रदेश अध्यक्ष को दिखाना होता है, अपना बैनर, अपना पोस्टर, अपना झंडा, अपना लोग, अपना जिंदाबाद। तब जाके पब्लिक इकट्ठा होती है। और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग आराम से बोल रहे हैं कि नेता लोग रैली किया तो किया, पब्लिक क्यों किया? पब्लिक अपने आप कहीं नहीं जाती है, समझे सर? तो पब्लिक, अब जिस पब्लिक को ऐसे जबरदस्ती लाया जाता है, आप बोलेगा उसका आक्रोश उक्रोश कुछ नहीं था सर। पब्लिक बड़े सॉफ्टिकेटेड नारों में अभी उलझी हुई है देश में। मैं फिर उसको जोड़ूंगा शिक्षा से। पब्लिक बड़े ही इमोशनल मुद्दे, जैसे आप सोचो ना, जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की बात ना हो, जहाँ मंदिर पे वोट पड़े, जहाँ मस्जिद पे वोट पड़े, जहाँ कभी कभी हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि कभी सिख प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मुसलमान राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं होता था।
अब देश में बीजेपी की सरकार है, हिंदू खतरे में है पिछले 7-8 साल से। हिंदुस्तान खतरे में आ गया पिछले 7 साल से। सर, आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे। ये कोरोना पेंडेमिक में तमाम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन खास करके एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बहुत सारे ऐसे राज्यों में जहाँ पे बिना एग्ज़ाम के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहें तो एजुकेशन सिस्टम, जो कि किसी भी देश को विकासशील से विकसित बनाने में वही अहम भूमिका निभाती है, तो क्या आने वाले समय में भारत के लिए ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहेगा? आज का एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है वो भविष्य में जाकर के चुनौती बन जाएगी भारत के लिए? दो बातें हैं विकास की। देखो, जिस तरीके से कोरोना के नाम पे प्रमोशन करके लोगों को बढ़ाया गया, और पहले भी अधिकांश सरकारी स्कूलों में, खासकर बिहार में, एजुकेशन सिस्टम मैट्रिक इंटर लेवल पे बहुत ही, मतलब प्राइमरी और मिडिल स्कूल में और कॉलेजेज में भी लगभग बहुत अच्छी हालात नहीं है। जितने भी सरकारी कॉलेजेज हैं वहाँ भी पढ़ाई, लेक्चर्स वगैरह का बहुत ख़राब हालत था। तो बच्चों के ज्ञान के लेवल पे तो असर पड़ ही रहा है, उनके पास डिग्रियां आ रही है, लेकिन ज्ञान का लेवल में कोई ना कोई पेंच है, और इस सब का बहुत ख़राब असर होने वाला था, जिसमें कोरोना ने कोर्ट में खाज का काम किया है। अब क्या हो रहा है कि आपको क्लासेज बिल्कुल बंद हैं, जो थोड़ी बहुत भी जारी थी, जो थोड़ी बहुत भी बच्चों का लेवल का जो, मतलब वो ग्राउंड था, वो सब बिल्कुल बंद है। और मुझे लगता है कि इन लोगों के दिमाग में शायद 2-4-5 साल, पिछले साल भी सारी चीज़ें खुली हुई थी तो भी स्कूलें बंद थी। इस साल भी सबसे असर पड़ेगा, सब चीज़ें थोड़ी बहुत खुली हुई है लेकिन स्कूलें कंप्लीट बंद है, कॉलेजेस कंप्लीट बंद है, इंस्टीट्यूशंस कंप्लीट बंद हैं। हम कहते हैं कि भाई जैसे बाकी प्रोटोकॉल लगा गया है, सिर्फ सेंटीमेंट क्या है आपका कि अभिभावक संघ बोलते हैं कि बच्चों के साथ हम वो रिस्क नहीं ले सकते। प्रैक्टिकल बात यह है कि अभिभावक को भी पता है कि उनके बच्चे हर रोज़ शादियों में जा रहे हैं, विवाह में जा रहे हैं, उपनयन में जा रहे हैं, मुंडन में जा रहे हैं, मम्मी पापा के साथ घूमने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब आपको हर जगह दिख जाएगा। अगर आप रिपोर्ट करना चाहो तो आपको ढेर सारे छोटे छोटे बच्चों को आप मार्केट में ढूंढ सकते हो कल परसों जाके ग्राउंड रिपोर्ट पे। भाई वो वहाँ क्या कर रहे हैं? मसला है कि जब सारी चीज़ें चल सकती हैं तो आप कम से कम, जैसे होता है ना कि सब सारी चीज़ें तो नहीं खुली हुई है, सब चीज़ पाबंदियों के साथ खुली हुई है, तो घनघोर पाबंदियों के साथ, अगर कोरोना है और कोरोना से बचाए रखना है तो घनघोर पाबंदियों के साथ उसको अच्छे से फॉलो करते हुए आप संस्थाओं को भी खुलवाइए, बच्चों को जीने दीजिए, बच्चों को लड़ने दीजिए, बच्चों को सीखने दीजिए। मेरे जैसे लोगों के विचार ये होते हैं। चीज़ों को कभी भी लॉक कर देना, लॉकडाउन कर देना, बंद कर देना, पहली बार हम शायद मान लिए होंगे, पता नहीं डॉक्टर्स मांग रहे हैं, वो डॉक्टर्स मांग रहे हैं, पूरा मेडिकल एसोसिएशन मांग रहा है कि लॉकडाउन कर दो देश को 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और लोग शायद होगा भी, होना भी चाहिए, जो करना है करिए, लेकिन चीज़ों को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी अगर आपको लगता है ऐसा करके देखिए, और फिर चीज़ों को हर हाल में अनलॉक रखिए। बचाने के लिए आपको जो कवायद करनी पड़ती है संस्थाओं को जिम्मेवारी दीजिए, जैसे आप दुकानदारों को जिम्मेवारी देते हैं, जैसे आप ट्रांसपोर्टरों को जिम्मेदारी देते हैं, जैसे आप बाकी डिपार्टमेंट्स को जिम्मेवारी दे रहे हैं। यंग लोग जो देखोगे आप, अभी बहुत सारे यंग कैलिबर्स के लोग जो सोशल वर्कर हैं, जो ज़मीन पे हैं, कोई ब्लड के लिए दौड़ रहा है, कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई गैस सिलेंडर पहुंचा रहा है, वो 15 साल, 20 साल, 25 साल के यंग लोग, कॉलेज के जो थोड़ा समाजसेवी टाइप के होते हैं ना, हमारे अच्छे अच्छे बच्चे जो होते हैं, जिसका वो कैसे इसी दौर में वो भी दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे? वो भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं, उनका भी कल फ्यूचर है, वो भी किसी न किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के वो बच्चे हैं, चाहे वो बिना किसी खास काम के इन्वॉल्व हो, चाहे किसी नोबल कॉज के लिए, किसी अच्छे पर्पस के लिए इन्वॉल्व हो। तो ये सारे लोग जब ऐसे काम कर ही रहे हैं तो फिर इनको भी ऐसे ही करना चाहिए। लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, शिक्षा का असर बहुत खराब पड़ने वाला। शिक्षा अगर नहीं खुलती है तो समझो और आने वाला समय में बेड़ा गर्क ही होगा, बहुत कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर विजय रंजन सर थे, जो कोरोना से शिक्षा पर पड़ने वाले असर, साथ ही बंगाल चुनाव पर अपनी स्पष्टता के साथ राय रखे हैं। ऐसे ही लगातार आप तमाम खबरों के लिए, वीडियो के लिए आप हमारे DTW24 चैनल को लाइक करें। अगर इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।